लॉट ऑफ पेशेंट्स जो काफ़ी जिसे हम हाई एंड मॉडल्स कहते हैं, काफ़ी अच्छे ब्रांड्स के, उनसे भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। एंड वो हियरिंग एड डेफिनेटली एट पार था टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, बट बिकॉज ऑफ रॉन्ग प्रैक्टिसेस उसको सही से फिट नहीं किया गया। इधर द रॉन्ग मॉडल वॉज सिलेक्टेड और इट वॉज नॉट ट्यून्ड वेल। इस तरह की मैल प्रैक्टिसेस से भी आई थिंक पेशेंट्स का एक्सपीरियंस खराब रहता है। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? काफी सारे पेशेंट होते हैं जो कैंडिडेट है ही नहीं उस टॉप एंड मॉडल के, और तभी उनको दे दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, आपको कैलकुलेटर चाहिए और आप बोलोगे सर दुनिया का बेस्ट कैलकुलेटर दे रहा हूँ, सबसे महंगा, और आप मेरे को एक आईफोन 17 प्रो दे दोगे उसका ऐप खोल के। ठीक है, काम तो मेरा चल गया, बट जरूर क्या वो वर्थ था कि इतना पैसा देना एक कैलकुलेटर के लिए जो आपने इसमें खोल दिया? तो कहने का मतलब है कि कोई आपको, और आपकी बात भी गलत नहीं हुई, सबसे महंगा भी है, सबसे प्रीमियम भी है और कैलकुलेटर भी है। ठीक है, तो इस तरह से बुद्धू बनाया जाता है। पेशेंट अपने आप को पेशेंट समझ रहा है तो वो ऑडियोलॉजिस्ट की बात मानेगा। पेशेंट अपने आप को कस्टमर समझ रहा है और आपको सेल्समैन समझ रहा है। पेशेंट को हम गाइड नहीं कर पा रहे हैं। अगर मेरे पेशेंट को ये मालूम है कि हियरिंग एड बहुत बढ़िया आती है, लेकिन मेरे पेशेंट को ये नहीं मालूम है कि प्रोसीजर क्या होता है, ऑडियोलॉजी में प्रैक्टिस क्या होता है, तो वो मेरा फेलियर है कि मैं पेशेंट तक ये कम्युनिकेशन दे ही नहीं पा रहा हूँ। प्रोफेशनल क्लिनिक्स, मतलब जो बहुत अच्छे बड़े बड़े ऑडियोलॉजिस्ट हैं, जो मतलब बहुत जिनका नाम है, उनके भी आप क्लिनिक्स के ऐड देखोगे ना, तो वो हियरिंग एड इस डिस्काउंट पे अवेलेबल है, हियरिंग एड अवेलेबल है, ये सारे ब्रांड अवेलेबल है, बट दे आर नॉट फोकसिंग ऑन द ऑडियोलॉजी प्रैक्टिस। वेस्ट में और इंडिया में हियरिंग एड के प्राइसेस में डिफरेंस होता है, तो इज इट नॉट वाइज कि हम वहाँ से परचेज कर लें और सर्विसेज हम यहाँ पर ले लें? वहाँ पर हियरिंग एड का प्राइस मुझे सस्ता मिल रहा है किसी XYZ कंट्री में, फिर मैं यहाँ पर आके सिर्फ सर्विसेज ले लूँगा। सर, एक बहुत बड़ा चंक है पेशेंट्स का जो आते हैं और उनकी कंप्लेंट होती है डिस्चार्ज की, या फिर बोल रहे होते हैं कान में छेद हो गया है, तो उनका एक क्या प्रोटोकॉल होता है जनरली? ओके, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि कान का बहना या ईयर डिस्चार्ज जो है उसका क्यों होता है। दूसरी बात जो आपने बोला कि कान में छेद होना, कान में तो सबके ही छेद होता है, कान के पर्दों में छेद होना जो होता है वो परेशानी की बात होती है। तो खैर, कान के पर्दे में छेद होता है किसी भी वजह से हो गया, मिडल ईयर प्रॉब्लम की वजह से हो गया, एक्सीडेंटल हो गया, या फिर सर्दी जुकाम की वजह से, किसी भी वजह से मान लीजिए पर्दे, कान के पर्दे में छेद है। अब आपका क्या होता है कि कान का पर्दा इज समथिंग जो कि आवाज उस पर स्ट्राइक कर रही है, वो वाइब्रेट कर रहा है, और वो वाइब्रेशन की वजह से 3 बोन के थ्रू इनर ईयर में सिग्नल दे रहा है, राइट? अब क्योंकि उस पर्दे में, कान के पर्दे में, जिसको हम लोग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम बोलते हैं, तो अगर आपके ईयर ड्रम में छेद हो जाता है तो आवाज आनी बंद हो जाती है। अब क्या होता है कि हमें लगता है कि जी आवाज आनी कम हो गई है, तो चलो हम ना हियरिंग एड लगा लेते हैं। सुनने की प्रॉब्लम तो है, लेकिन वो सुनने की प्रॉब्लम किस वजह से हुई है? एक कंडक्शन पाथवे, एक पाथवे जो है उस पर ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है। ठीक है, अल्टीमेट ऑर्गन ऑफ हियरिंग, उससे प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ओके। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ना आपको एक प्रॉपर क्लोज असेसमेंट करना होगा, और आपको तब समझना होगा कि क्या ये प्रॉब्लम जो है वो सुनने की कमी जो है, जो परेशानी आ रही है, वो कान के पर्दे के छेद की वजह से ही है। तो उसमें हमें समझ में आता है, मतलब टाइप्स ऑफ हियरिंग लॉस, कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, या सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, या मिक्स्ड हियरिंग लॉस है। अमूमन देखा जाता है कि कान के पर्दे में छेद कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। यहाँ पे ENT सर्जन का रोल आ जाता है, वहां पे आप कंसल्ट करेंगे, क्योंकि वो कान के पर्दे में छेद क्यों हुआ है, मिडिल ईयर में कोई पैथोलॉजी भी होगी। अनट्रीटेड मिडिल ईयर प्रॉब्लम, कान बह रहा है छोड़ दिया, कान के पर्दे में छेद है छोड़ दिया, कभी बहता है नहीं है, आप अंदर कितना इन्फेक्शन जम रहा है, और वो मॉइस्ट होने की वजह से फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो वैसे भी हो रहा है। अब क्या होगा कि वर्स्ट केस में आपका जो एक एंटीबायोटिक खा के भी काम चल के ठीक हो जाता है, अगर आप डॉक्टर को पहले दिखा लेते। अब आपकी सर्जरी होती है, वो सर्जरी में हद से हद ये भी हो जाता है कि आपके मिडिल ईयर को पूरा खाली करना पड़ता है। पूरा ट्रम रिमूव होगा, तीनों बोन रिमूव होंगी, बाकी की सारी चीजें सब हटा के साफ करना पड़ेगा, क्योंकि पहला कंसर्न जो है वो इन्फेक्शन बढ़ के शरीर खराब नहीं होना चाहिए। हम किस पे काम करते हैं? फंक्शन पे। ठीक है, स्ट्रक्चर, इन्फेक्शन, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। सब कुछ सूख गया, फर्दर कोई बीमारी होने की चांसेस नहीं है। अब आप फंक्शनिंग देखेंगे। अगर फंक्शनिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, देन यू शुड बी गोइंग फॉर द हियरिंग एड, या फिर पहले सर्जन ने सर्जरी करी है, आपका जिस वजह से आवाज नहीं जा रही थी कान में, उसको रिपेयर कर दिया, हो सकता है आपकी सुनाई वापस आ जाए, आपको हियरिंग एड नहीं लगाना पड़े। हियरिंग एड इज नेवर अ अल्टीमेट सॉल्यूशन नॉर अ सर्जरी।
आपको दिखाना पड़ेगा जी। यहाँ पे पहले ईएनटी डॉक्टर कान के पर्दे के क्षेत्र में, उसके बाद हमारा रोल तो आता ही है, क्योंकि हम लोगों को आपका हेयरिंग टेस्ट तो करना ही है। हम डायग्नोसिस भी करते हैं, मैनेजमेंट भी करते हैं हेयरिंग का, राइट। तो दोनों कंडीशन में हम तो देखेंगे ही आपको। अगर सर्जरी के बाद भी आपको हेयरिंग लॉस है तो हेयरिंग एड लगाना पड़ेगा आफ्टर द ईएनटी क्लियरेंस। तो लाइक इट इज द टीम ऑफ बोथ, जिसका जैसे रिकमेंडेशन है आप वो फॉलो करिए। तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी रहता है कि किसी पेशेंट का अगर पर्दे की सर्जरी हुई है उसके बाद भी पूरा 100% रिकवरी ना हो हियरिंग का, फिर भी हियरिंग एड लगाना पड़ सकता है? कोई भी सर्जन आपको गारंटी नहीं देगा कि मैं आपके कान के पर्दे को या कान के मिडल ईयर की जो परेशानी है उसको मैं फिक्स कर दूं तो आपकी सुनाई वापस आ जाएगी। काफ़ी केसेस में देखा जाता है कि हेयरिंग लॉस जो है वो इम्प्रूव होता है बट नॉर्मल नहीं होता। काफ़ी केसेस में नॉर्मल भी हो जाता है और काफ़ी केस में घट भी जाता है। तो वो जो सर्जरी हुई थी वो आपकी हेयरिंग को प्रिजर्व करने के लिए नहीं हुई थी, इन्फेक्शन से बचने के लिए हुई थी। वो होने के बाद अब क्या बचा है, जो कंडीशन हेयरिंग की है उस पे हम लोग काम करते हैं। हेयरिंग लॉस है तो हेयरिंग एड लगाना पड़ेगा, नहीं है तो आप बस मॉनिटर करते रहो और हर साल आप चेक कराइए, जैसे आप और मैं चेक कराते हैं अपनी सुनाई। और कभी अलार्मिंग लगेगा तो आप जाइए, नहीं तो मजे से जिए सुनिए। सर एक चीज़ थी जो मैं आपसे समझना चाह रहा था कि प्लीज़ इफ़ यू कैन वॉक अस थ्रू एक टिपिकल ऑडियोलॉजी प्रैक्टिस क्या होती है। एक पेशेंट जब क्लिनिक पर आता है उसे सिर्फ इतना पता है कि या फिर पेशेंट का कोई रिलेटिव हो सकता है, उसको सिर्फ इतना पता है कि मेरे पेरेंट्स को प्रॉब्लम तो हो रहा है कुछ। तो जब वो एक ऑडियोलॉजिस्ट के पास में आते हैं तो हाउ व्हाट इज़ द जर्नी, क्या टेस्ट्स वगैरह होते हैं, एंड कैन यू प्लीज़ वॉक अस थ्रू? ओके, तो इसमें जो पेशेंट अगर हमारे पास आते हैं तो मे बी किसी से रेफर किया हुआ रेफरल के साथ आ रहा है या फिर पेशेंट डायरेक्ट वॉक इन कर रहा है। मेरा क्या प्रोसीजर होता है, सबसे पहले तो हम एक ब्रीफ हिस्ट्री लेते हैं, जानते हैं कि कब से परेशानी, क्या परेशानी है। तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमें पहले समझ में आ जाती है कि ऑनसेट सडन है या फिर ग्रेजुअल है, हेयरिंग लॉस किस वजह से हुआ होगा, या ड्यू टू नॉइस एक्सपोजर, ड्यू टू एनी इन्फेक्शन इन द आउटर और मिडल ईयर। और कहते हैं कि केस हिस्ट्री, अ प्रॉपर हिस्ट्री इज हाफ ऑफ द डायग्नोसिस, क्योंकि एक ऑडियोलॉजिस्ट डायग्नोसिस भी करता है और वो मैनेज भी करता है, मैनेजमेंट भी करता है हेयरिंग लॉस का। तो एक ब्रीफ हिस्ट्री से मुझे आइडिया मिल जाएगा कि क्या परेशानी है। उसके बाद कान जहां दिखाई दे रहा है यहां से मैं अंदर जाऊंगा, आउटर, मिडिल एंड ईयर, इनर ईयर। ठीक है, आउटर ईयर में हम लोग ओटोस्कोपी करते हैं। यहाँ पे दो चीज देखते हैं हम, एक प्रेजेंस ऑफ वैक्स, उतना ज्यादा वैक्स तो नहीं है कि पूरा आपका ईयर कैनाल जो है पूरा ऑक्लूड हो गया है। ठीक है, और अगर वैक्स है और अगर मैं वैक्स मैनेज करता हूँ, मैं वैक्स निकालता हूँ, तो आई विल टेक आउट द वैक्स। उसके बाद मैं देखूंगा कि ड्रम, ईयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, उसकी क्या कंडीशन है। ठीक है, उसकी कंडीशन देख के ही समझ में आ जाता है कि कुछ परेशानी हो सकती है, मिडिल ईयर का प्रॉब्लम है या नहीं है, ये सारी चीज़ें। मुझे अगर दिखता है कि आउटर ईयर पूरा क्लियर है, ड्रम जो है वो बिल्कुल ठीक दिख रहा है, ये ऑटोस्कोपी में दिख जाएगा, जो हम ओटोस्कोपी करते हैं एग्जैक्टली। ठीक है, तो ओटोस्कोपी में हमें दिख जाता है। फिर एक मिडिल ईयर टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं टिम्पैनोमेट्री। टिम्पैनोमेट्री मुझे बताता है कि ईयर ड्रम की मूवमेंट कितनी है, जो मिडिल ईयर एयरफिल्ड कैविटी है उसका प्रेशर, उसका जो कैविटी है वॉल्यूम कितना है, वो सारी चीज़ों का हमें मेजरमेंट दे देता है। आपकी जो 3 बोन है मिडिल ईयर में उसकी कंडीशन जो है वो बता देता है हमें। एक ट्यूब है, स्टेशियन ट्यूब या ऑडिटरी ट्यूब बोलते हैं जिसको हम, ठीक है, वो उसकी फंक्शनिंग जो है वो बता देता है। तो उससे मुझे पता लग जाता है कि आपका मिडिल ईयर जो है वो ठीक है या फिर उसमें कोई पैथोलॉजी है। उसके बाद हम करते हैं स्क्रीनिंग करने के लिए भी, हम ट्यूनिंग फोक टेस्ट से, ट्यूनिंग फोक्स होते हैं उससे हम स्क्रीन करके एक आइडिया ले लेते हैं कि किस तरह का लॉस हो सकता है आपको, अगर लॉस है या फिर कोई प्रेजेंस ऑफ क्या बोलते हैं, कोई इन्फेक्शन है या नहीं है। तो फिर उससे एक टेस्ट का वैलिडेशन भी हो जाता है, आपका कोरिलेशन बन जाएगा, कोरिलेशन एंड वैलिडेशन हो जाता है, करेक्ट। और उसके बाद हमारा ऑडियोमेट्री टेस्ट होता है विच इज अ काइंड ऑफ टेस्ट जो कि सबसे क्लासिकल टेस्ट आज की डेट में भी माना जाता है। एक एक फ्रीक्वेंसीज पे हम चेक करते हैं एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन दोनों से। यहाँ पे एयर कंडक्शन हेडफोन्स लगा के मैंने आपको टेस्ट किया, एक वैल्यू है वॉल्यूम, उस वैल्यू तक हम लेकर जाते हैं। अगर वो नॉर्मेटिव में आ गई तो आप नॉर्मल है, अगर आप
फॉर एग्जांपल ज़्यादा ऊंचा सुन रहे हैं, फॉर एग्जांपल 40 डीबी पे सुन रहे हैं जहाँ पे आपको 25 डीबी सुनना चाहिए था, तो वो आपका हेयरिंग लॉस है। और अगर वो और जितना नीचे सुनते जाएंगे तो उतनी आपकी सिवियरिटी बढ़ती जाएगी। ये आपका एयर कंडक्शन, मतलब कि हेडफोन लगा के। बोन कंडक्शन होता है जो आपके बैंड, बोन वाइब्रेटर जो है एक बैंड के थ्रू आपके कान के पीछे लग जाता है और उससे हम आवाज मेजर करते हैं और इन दोनों का कंपैरिजन भी देखते हैं। तो इससे हमारे को समझ में आ जाता है कि कौन से टाइप का हेयरिंग लॉस है, अगर हेयरिंग लॉस है तो, और कौन से डिग्री का हेयरिंग लॉस है। ठीक है, तो इससे हमें ये समझ में आ जाता है और यहाँ पे पेशेंट को खुद बताना पड़ता है ओके। कि मुझे आवाज आई या नहीं आई। ठीक है, तो पेशेंट का अलर्टनेस जो है वो जरूरी होता है। दूसरा कि मैं आपकी सुनाई कर रहा हूँ, सुनाई की जांच, फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे एक शोर है मार्केट में बिठा के और मैं बोलूँ कि आपको आवाज़ आएगी तो आप बताइएगा, तो जाहिर सी बात है कि आप बोलोगे कि हल्की आवाज़ सुनाई नहीं दी, ऊंची आवाज़ सुनाई दी, तो मैं आपको हेयरिंग इम्पेयर्ड नहीं बोल सकता। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि एक क्वाइट एनवायरनमेंट, बट कितना क्वाइट, जो हमारे नॉर्मल घरों का एनवायरनमेंट भी होता है वो भी सफिशिएंट नहीं होता है। दिस इज वाई वी रिक्वायर अ साउंड ट्रीटेड सेटअप। तो साउंड ट्रीटेड सेटअप होने के वजह से आपको पता लगता है, क्योंकि मैं नॉइज का वॉल्यूम नहीं बढ़ा सकता, कितना कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन मैं शांति करके एक लेवल पे जा सकता हूँ कि इतनी पर्टिकुलर शांति में मैं आपका सुनाई का टेस्ट कर रहा हूँ। प्रोसीजर यही होता है कि सर आपको आवाज़ सुनाई देगी, मैं वॉल्यूम कम करता जाऊंगा, जब तक आपको आवाज़ आती रहेगी आप मेरे को बताते रहिएगा। इस टेस्ट से मुझे पता लग जाता है। अब आपका सवाल होगा बच्चों में क्या करते हो, तो बच्चों में हमारे पास रिस्पॉन्स नहीं मिल पाएगा, नहीं मिल पाता, तो उसमें हमारे पास अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा है, खेल खेल में करता है, तो हम खेल खेल में उसके थ्रेशोल्ड समझ जाते हैं। और नहीं तो हमारे पास दूसरे ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं, जैसे ABR हो गया, ASSR हो गया, ओइस टेस्ट हो गया। तो इन टेस्ट के आधारों पे हमें पता लग जाता है आज की डेट में कि बच्चे को कितना लॉस हो सकता है। सेम विद ओल्ड एज के भी कोई पेशेंट हैं, तबीयत बहुत ज्यादा ओल्ड खराब एज है, में भी आप ये कर सकते हो, बट इफ आई हैव एन ऑप्शन ऑफ कंडक्टिंग PTA एंड ABR टेस्ट, तो मैं वो 2 घंटे का टेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि उन टेस्ट की भी अपनी कुछ लिमिटेशन होती है। यहाँ पे मेरे को पूरी क्लियर पिक्चर मिल जाती है। इवन जब वो बच्चा इस लायक हो जाएगा जिसका मैंने बेरा किया था कि वो ऑडियोमेट्री कर सकता है, तो मैं उस बच्चे का दोबारा ऑडियोमेट्री करूंगा। हेयरिंग एड फिटिंग में और बेनिफिशियल होता है, क्योंकि मैं पॉइंट टू पॉइंट मेरे को एग्जैक्ट थ्रेशोल्ड मिल जाते हैं जिसमें मैं हेयरिंग एड को प्रोग्राम कर सकता हूँ। राइट, अब ये मेरा डायग्नोसिस पार्ट जो है वो खत्म हो गया। बेस्ड ऑन द हेयरिंग लॉस मैं पेशेंट को बोलूंगा कि आपको ये हेयरिंग एड लग सकती है। राइट, उसमें पेशेंट को मैंने समझा दिया कि आपको ये वाली हेयरिंग एड लगेगी, इसके फायदे नुकसान क्या क्या हैं, और उसके बाद मैंने पेशेंट को हेयरिंग एड लगा के ट्रायल देना है। तो उसमें जितना लॉस था, लॉस के अकॉर्डिंग मैंने पेशेंट को हेयरिंग एड लगाया। हेयरिंग एड लगाने के बाद अब मेरी कहानी खत्म नहीं होती है, दोबारा से उसी साउंड ट्रीटेड रूम में लेकर जाएंगे हम। पहले हमने हेडफोन्स लगाए थे पेशेंट को, अब सामने लाउड स्पीकर है, पेशेंट ऐसे 1 मीटर की दूरी पे बैठेगा, 45 डिग्री का एक डिस्टेंस एंगल रहता है, और उस एंगल के हिसाब से फिर हम उसका एडेड ऑडियोमेट्री करते हैं, फ्री फील्ड ऑडियोमेट्री बोलते हैं। हेयरिंग एड लगा के हम जब टेस्ट करते हैं तो उसे एडेड ऑडियोमेट्री कहते हैं। जैसे आप समझिए कि चश्मा जो लोग यूज करते हैं, चश्मा लगाने के पहले क्या होता है कि वो नंबर पढ़ेंगे, फिर उनको चश्मा लगा दिया जाता है, फिर दोबारा पढ़ाया जाता है। ऑडियोलॉजी में या फिर हेयरिंग एड फिटिंग में ये प्रैक्टिस बड़ी कम करी जाती है। क्यों, आप अगर मेरे से पूछेंगे तो क्योंकि लोगों के पास सेटअप नहीं है। ठीक है, और जिनके पास सेटअप है उनके पास पेशेंट नहीं जाते, क्योंकि इसमें भी एक अलग वो है कि पेशेंट को शायद घर का कंफर्ट चाहिए होता है, या फिर वो अलग एक टॉपिक है। बट ये है कि ये टेस्ट होना चाहिए, तभी आपको पता लगेगा कि हेयरिंग एड एक्चुअली में ज़्यादा तो नहीं सुना रही है। मतलब आपके 3 नंबर का चश्मा आपको लगना है, तो 1 नंबर का लगाऊंगा तो भी परेशानी है, और 5 नंबर का लगाऊंगा तो भी परेशानी है। राइट, तो यहाँ पे मुझे पता लगता है कि एग्जैक्टली आपको जितना सुनने की ज़रूरत है उतना क्या आप सुन रहे हैं या आप नहीं सुन रहे हैं। उसके बाद मैं हेयरिंग एड, अब ये मेरा काम है, और वेरिफिकेशन करना है तो रियल ईयर मेजरमेंट हम करते हैं। उससे मुझे पता लगता है कि मेरा क्या टारगेट गेन है, कितनी आवाज़ें हर फ्रिक्वेंसी पे आपके कान में जानी चाहिए, और उतनी आवाज़ मैं आपके कान में दूंगा। राइट, दिस इज द गोल्ड स्टैंडर्ड इन हेयरिंग एड फिटिंग, जो कि इंडिया में ना के बराबर यूज होता है, टू बी ऑनेस्ट। बट जहाँ यूज हो रहा है वो पेशेंट जो है उसको मालूम है कि ये जो है, मतलब वो पेशेंट जो है वो एक सेफ हैंड्स में है। बट एटलीस्ट आपको एडेड ऑडियोमेट्री तो कम से कम करवा के देखना है।
उसके बाद हम क्या करते हैं, पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप हेयरिंग एड को यूज करके देखिए 1 से 2 दिन, और एक हमारा सेम ऑडियोमेट्री रूम में एक डेमोन्स्ट्रेशन हम दे देते हैं अलग अलग एनवायरनमेंट में। अब ये जो है आपके फॉर्मल टेस्ट हो गए, ये फॉर्मल टेस्ट भी जो है उसके भी एक सेट आपके वर्ड लिस्ट आती है जो कि स्टैंडर्डाइज वर्ड लिस्ट होती है, उस पे इनका परफॉर्मेंस देखते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ नॉइज, इन एब्सेंस ऑफ नॉइज, ठीक है, विथ लिप रीडिंग एंड विदाउट लिप रीडिंग। तो हमें पता लग जाएगा कि हेयरिंग एड एक्चुअली में लगा के पेशेंट कितना सुन रहा है, ठीक है। ये सारे फॉर्मल असेसमेंट हो गए। इनफॉर्मल में अब मैं आपसे बात करूंगा, और बात करके क्या होगा कि यही सवाल मैं पूछूंगा जो कि अब साउंड ट्रीटेड रूम में नहीं पूछ रहा हूँ मैंने, जो हमारा डेमोन्स्ट्रेशन रूम रहता है या फिर आप उसमें अलग अलग तरह का सिनेरियो होता है, फॉर एग्जांपल मार्केट नॉइस हो गया, पार्टी नॉइस हो गया, ट्रैफिक नॉइस हो गया, और उसमें मैं आपसे इन्हीं शब्दों में बात कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग सिंपल क्वेश्चंस वगैरह, विथ लिप रीडिंग, विदाउट लिप रीडिंग, और तब मैं देख रहा हूँ कि कितना आपको हेल्प मिल रहा है। आपका अगर लाइफस्टाइल है जहाँ पे आप बड़ा शोर में रहते हैं और आपको सुनना बहुत ज़रूरी है, आप कह रहे हैं हेयरिंग एड से आराम मिल रहा है, ठीक है, इस कंडीशन में मैं आपका टेस्ट करता हूँ और मुझे समझ में आता है शोर में आपके लिए मुश्किल है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं आपको एक हेयरिंग एड दूसरी नेक्स्ट लेवल की लगाऊंगा और फिर मैं आपको चेक करूँगा। उसके ऊपर वाली भी मान लीजिए मैंने लगा दिया, आपने बोला कि मेरे को इतना नॉइज कैंसिलेशन नहीं चाहिए, इतने से मेरा काम हो रहा है। एक मैंने लगाई आपको 20,000 रुपये वाली, शोर परेशान कर रहा है। एक लगाई मैंने आपको 2 लाख वाली, आपने बोला ये ठीक है। एक लगाई मैंने आपको 8 लाख वाली हेयरिंग एड, आपने बोला नहीं। तो अब क्या होगा कि मैं बोलूंगा कि मेरे एनालिसिस से मुझे समझ में आ रहा है यू आर नॉट अ कैंडिडेट फॉर द हेयरिंग एड विच इज ऑफ वर्थ 8 लाख रुपीज, बट अगेन यू आर नॉट अ कैंडिडेट विच इज ऑफ 20,000 रुपीज। मैं अगर मैं इतने टेस्ट नहीं करता तो मुझे नहीं पता होता कि यू आर अ कैंडिडेट ऑफ दैट 2 लाख रुपीज वाला हेयरिंग एड। यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है बिटवीन अ स्टैंडर्ड टेस्ट एंड अ प्रोफेशनल। दूसरा आदमी आएगा बोलेगा सर ये वाली हेयरिंग एड है, आपको बेस्ट दे देता हूँ, बेस्ट 8 लाख वाली लगा दूंगा, और वो 8 लाख वाली आपने लगा ली, जाइए बी हैप्पी, ठीक है। तो ये है। अब जहां पे मैंने प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी आपका एनालाइज कर लिया, आपको हेयरिंग एड देके बोला 2 दिन घर पे भी यूज करिए, और उसके बाद आप आएंगे, देन वी डिस्पेंस द हेयरिंग एड। हेयरिंग एड डिस्पेंस करने के बाद भी आपको दोबारा पहले 15 दिन पे, 2 बार 15 दिन पे बुलाऊंगा, इसके बाद 1 महीने पे बुलाऊंगा, उसके बाद आपको जब भी शिकायत होती है तब आप आइए। कम से कम 8 महीने से 1 साल के बीच में, ठीक है, आपको हेयरिंग एड अपनी सर्विस करवानी है। कानों को वैक्स चेक कराने के लिए 3 से 6 महीने के बीच में आप मेरे पास आएंगे। तो एक ऑडियोलॉजिस्ट और एक हेयरिंग एड यूजर का जो रिलेशन बिल्डअप होता है वो लाइफ टाइम का होता है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार आए, हेयरिंग एड ले लिया और बात खत्म हो गई। दिस नेवर हैपेंस। इसमें आपने जो ट्रायल का जो पूरा प्रोसेस हुआ, अलग मल्टीपल लेवल के हियरिंग एड्स क्लिनिक में पहले ट्राई किए, फिर वहाँ पे कुछ टेस्ट वगैरह हुए, उसके बाद आपने बताया कि पेशेंट उस हियरिंग एड को लेके 1-2 दिन घर पे भी अगर यूज़ करना चाहें तो कर सकता है। तो उसमें कई बार ये प्रॉब्लम आती है कि पेशेंट कहते हैं कि नेचुरल साउंड नहीं आ रहा है 2 दिन के अंदर में। तो क्या पॉसिबल है नेचुरल साउंड 2 दिन के अंदर में रिसीव कर पाना? मैं पेशेंट को पहले बता के भेजता हूँ कि नेचुरल साउंड आपको जितनी आती थी आप सुन चुके हो, अब नहीं आएगी, राइट, विच इज अगेन समथिंग ऑब्वियस कि नेचुरल साउंड इसलिए नहीं आ रही है बिकॉज आई एम प्रोवाइडिंग यू समथिंग विच इज लिटिल डिजिटल। तो आपको आवाजों में चेंज लगेगा। मैं आपको नवाज 2 कंडीशन देता हूँ। एक आवाज मेरी ऐसी रहेगी जो जैसे मैं मान लीजिए मैं टेलीफोन पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरी टेलीफोन वाली जो वॉइस है वो आपको 100% समझ में आ रही है, कंडीशन 1। कंडीशन 2, मेरी ये वाली आवाज जो नेचुरल है ये आपको 70% समझ में नहीं आ रही, 30% समझ में आ रही है। आप मेरी कौन सी आवाज सुनना पसंद करेंगे? जो थोड़ी नेचुरल नहीं है लेकिन पूरी समझ में तो आ रही है, जो टेलीफोन वाली आवाज है, करेक्ट। तो वैसे ही हेयरिंग एड जो है वो आपको नेचुरल नहीं सुनाएगा, ठीक है। टेक्नोलॉजीज हैं जो नेक्स्ट टू नेचुरल करने के लिए आपके लिए काम कर रही हैं, जिसपे एक प्रोफेशनल या ऑडियोलॉजिस्ट उसका सबसे कम फोकस रहता है। आप नेचुरल मत सुनो, आप सुनो, क्योंकि आपका ऑडिटरी पाथवे यहाँ से यहाँ तक कॉम्प्रिहेंशन पूरा आपका अच्छा होना चाहिए। आपको 4 आवाज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं, आपको खराब लग रहा है, मुझे खराब नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि आपका हेयरिंग हेल्थ जो है दैट इज सेफ, ठीक है। फर्दर हेयरिंग लॉस का रिस्क जो है वो मैंने मिनिमाइज कर दिया, ठीक है। आपका जो बाकी के एसोसिएटेड इश्यूज हैं जिनका रिस्क है वो मैंने मिनिमाइज कर दिया। आवाज़ नेचुरल नहीं है, आवाज़ नेचुरल नहीं होगी, बट
अब आप ये भी बोला जाता है कि 1 हफ्ता यूज़ करिए नेचुरल हो जाएगी। दैट इज़ एक्चुअली द एडेप्टेशन। और आवाज़ पूरी जितना मैं बता रहा हूँ उतनी खराब भी नहीं होती आवाज़, ठीक है? स्लाइट चेंजेस आते हैं, अपनी आवाज़ ऊँची लगती है, वो कुछ चीज़ें चेंजेस आते हैं डिपेंडिंग ऑन द हियरिंग लॉस। जिसको जितना हियरिंग लॉस होता है और जिस तरह के हम हियरिंग एड लगा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। एक अच्छा ऑडियोलॉजिस्ट पहले ही बता देगा कि आपको ये सारे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, ठीक है? अपनी आवाज़ भारी लगने वाली है, ये होने वाला है, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम। तो पेशेंट को भी थोड़ा इत्मीनान रहता है कि अच्छा जैसे उन्होंने बताया था वैसा होता है, ठीक है? तो ये है, किसी ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाएँगे तो ये आपका इश्यू नहीं आता है। और अब इसको आप नेचुरल बोलिए या फिर आप इसको आर्टिफिशियल बोलिए, बट द न्यू साउंड इज़ योर नेचुरल, वो हो जाएगा। एंड आई थिंक ट्रायल का एक फ़ायदा ये हो सकता है कि स्पेशली जो पहली बार हियरिंग एड यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज एंड ऑफ द डे इट्स समथिंग एक्सटर्नल जो आप पहनने वाले हैं, सो इट शुड बी कंफर्टेबल एज वेल। तो आई थिंक ट्रायल में एटलीस्ट वो चीज़ें भी एड्रेस हो जाती हैं कि इज इट एक्चुअली कंफर्टेबल टू मी। हाँ, एटलीस्ट यू कैन टेस्ट द साउंड, ठीक है? तो नई आवाज़ कैसी होगी, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। सब कुछ नया सुन लेंगे, कोई मन में सोच रहा है वो भी सुन लोगे, नहीं होता ऐसा, ठीक है? तो जो सुनेगा वो एटलीस्ट आप हाँ, ये है कि मैं इतना इंश्योर कर सकता हूँ कि रिस्क मिनिमाइज कर दिया। अभी भी मैं ये बोल रहा हूँ कि आपका फर्दर हियरिंग लॉस मैंने रोक दिया, ये नहीं बोलता। मैं हमेशा बोलता हूँ आपका फर्दर हियरिंग लॉस का रिस्क जो है वो मिनिमाइज कर दिया है, राइट? एंड पर्पस वाज नॉट टू गिव यू द बेस्ट साउंड, पर्पस वाज टू सेव योर रेसिजुअल हियरिंग, मेंटेन योर हियरिंग हेल्थ, करेक्ट। वेरी वेल नोटेड। तो सर ये जो डिटेल में आपने क्लिनिकल प्रैक्टिसेस बताई, अब इसमें एक पॉइंट ये आता है कि बहुत सारे पेशेंट्स की रिक्वेस्ट होम अपॉइंटमेंट की होती है, तो वेयर डू यू टेक इट, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, किन कंडीशंस में एक पेशेंट को क्लिनिक विजिट प्रेफर करनी चाहिए और किन एक्सट्रीम कंडीशंस में एक होम विजिट का ही ऑप्शन बचता है, व्हाट शुड अ पेशेंट डू? देखिए, किन पेशेंट्स को आप बोल रहे हो कि हियरिंग होम विजिट रिक्वेस्ट करनी चाहिए, करेक्ट? राइट। वो पेशेंट जो बेड रिडन है, डेफिनेटली हमारे पास ऑप्शन नहीं है। एक पेशेंट है हियरिंग लॉस है, ठीक है? मतलब ये वही कंडीशन हो गई कि अब साफ पानी नहीं है लेकिन रेगिस्तान में मैं हूँ, डेजर्ट में हूँ और मेरी जान निकल रही है, तो मैं क्या बोलते हैं, आरओ का पानी या फिर मिनरल वाटर नहीं बोलूँगा कि ये हाइजीनिक नहीं है, राइट? सिमिलर कंडीशन जहाँ पे अगर पेशेंट बेड रिडन है तो उसके लिए होम विजिट होना चाहिए, अदरवाइज होम विजिट नहीं होना चाहिए। क्योंकि घर में कितना भी शांत एनवायरनमेंट आप बनाओगे, एक स्टैंडर्ड जो ऑडियोलॉजिकल सेटअप है आप वो नहीं बना सकते हो। मैं दुनिया का सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन ऑडियोलॉजिस्ट हो सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे पास एक सेटअप नहीं है तो मैं अपना काम ठीक से नहीं कर सकता हूँ। जैसे कि दुनिया का सबसे अच्छा सर्जन बिना ओटी के रोड पे सर्जरी नहीं कर पाएगा, राइट? तो a big no for home visits for those patient who can afford to come to the clinic. अगर नहीं आ रहे हैं तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। हेयरिंग एड तो आप ले ही रहे हो, राइट? लेकिन हेयरिंग एड की वॉल्यूम कितनी लेवल पे जानी चाहिए वो आपको नहीं मालूम, राइट? और जो आप मेजरमेंट करवा रहे हो तो वो मेजरमेंट भी आप गलत करवा रहे हो। ये तो प्री हेयरिंग एड है, पोस्ट हेयरिंग एड टेस्ट तो आप वैसे भी नहीं कर पाते हो, ठीक है? तो आप सब कुछ अंदाजा लगा के काम कर रहे हो। आपकी हेयरिंग जो है वो और घटती जा सकती है, और कोई भी जो भी आपके घर पे हेयरिंग एड लगा रहा है वो आपको ये नहीं बोल सकता कि सर आपको फर्दर हेयरिंग लॉस का रिस्क मैंने मिनिमाइज कर दिया। हेयरिंग एड लगा के कोई अगर ये बोल रहा है कि दैट इज इक्विवेलेंट घर पे आना और क्लिनिक पे जाना, तो वो भी गलत है। तो काफ़ी सारे लिमिटेशंस हो जाते हैं, हमें उन सब चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है, राइट? तो पेशेंट को भी अगर स्टिल तब भी लगता है कि बेड रिडन है, फॉर एग्जांपल मैं बेड रिडन पेशेंट के लिए बोलता हूँ, तो उस कंडीशन में उसको हम प्रोस एंड कॉन्स बता देते हैं कि यहाँ पे आपको परेशानी आ सकती है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, ठीक है? थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। हियरिंग लॉस अगर आपको लगे कि थोड़ा सा बढ़ रहा है या ऊपर नीचे हो रहा है इमीडिएटली, क्योंकि मैं आपको या तो ओवर एम्प्लीफिकेशन या अंडर एम्प्लीफिकेशन दे रहा हूँ, तो अगर आपको थोड़ा सा भी लगेगा तो आप मेरे को बता दोगे, ठीक है? आप कंसेंट साइन कराएंगे कि मैंने अपनी इच्छा से इनको घर पे बुलाया है, ठीक है? और अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो उस कंडीशन में आई एम द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल। अगर कोई क्लिनिक पे जा रहा है तो क्लिनिकल नेग्लिजेंस तो काइंड ऑफ होता नहीं है ये, क्योंकि आपने सारे जब
स्टैंडर्ड फॉलो करके टेस्ट किया है और तब भी पेशेंट का फर्दर हेयरिंग लॉस हो रहा है, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने अपना काम ठीक से किया है। तो पेशेंट एटलीस्ट आपको कल को ये नहीं बोलेगा कि आपकी वजह से मेरे कान खराब हो गए। अगर मैं समराइज करके ये बताऊं तो यही है कि अगर इफ़ यू कैन अफोर्ड टू विजिट क्लिनिक्स यू मस्ट विजिट। बहुत सारे टेस्ट हैं, टिम्पैनोमीटर नहीं कैरी करेगा, एक ऑडियोमीटर ही तो कैरी करता है आपका ऑडियोलॉजिस्ट। टिम्पैनोमीटर हो गया, आपके REMs हो गए, आपका सेटअप नहीं है, आपके फ्री फील्ड ऑडियोमेट्री नहीं है, और आपको वो सारी चीज़ें जिसके लिए हेयरिंग एड का तो वैसे भी आप पे कर ही रहे हो, थोड़ा सा सर्विस का पे कर दो और आप ये सारी सर्विसेज ले लो और आने का कष्ट कर दो, आपका कानों का स्वास्थ्य बना रहेगा। कल को फर्दर हेयरिंग लॉस हुआ तो इतनी सी हेयरिंग एड अब नहीं लग पाएगी, वो बड़ी हेयरिंग एड लगानी पड़ेगी। तो ये भी हमें समझना पड़ेगा। वो भी चला गया, मेरे पास लिटरली पेशेंट आए हैं और उन्होंने बोला है कि सर मतलब ग्रेजुअली धीरे धीरे हेयरिंग लॉस होता गया है, और आप एक्सपेंसिव की बात करते हो। वो पेशेंट जो कि काइंड ऑफ लिटिल लोअर सोशो इकोनॉमी क्या बोलते हैं क्लास से ही था, वो मुझे बोल रहा है कि सर अब क्योंकि लॉस इतना बढ़ गया है कि हेयरिंग एड नहीं काम कर रही हैं। मैंने पेशेंट को बोला है कि सर अब हेयरिंग एड्स जो है वो बहुत लिमिटेड काम करेंगी, समझाएंगी नहीं, कुछ सुना देंगे और उससे अपना काम चलाइए। उन्होंने बोला सर कितना पैसा बोलो, मैं कितना भी अरेंज कर दूंगा, ठीक है आप दोबारा कर लो। और आई वाज लाइक कि सर मेरे को हाथ जोड़ना पड़ेगा, मैं आपको हेल्प नहीं कर सकता अब, क्योंकि पहले आपने ध्यान ही नहीं दिया, जो चला गया वो वापस नहीं आएगा। अभी आप पैसा लेकर आओ, कुछ भी करके आओ, नो पॉइंट। तो थोड़ा सा एक सेटअप का रोल है, सिर्फ अकेले ऑडियोलॉजिस्ट का रोल नहीं है। इसमें सर एक चैलेंज ही आता है कई बार, जो हमारे पास अटेंडेंट्स जनरली रीच आउट करते हैं, किसी के पेरेंट्स को प्रॉब्लम है तो दे नो कि हियरिंग लॉस वगैरह हो गया है, लेकिन कई बार पेशेंट खुद एग्री नहीं करता है, वो डिनायल में रहते हैं कि नहीं विजिट करना, वो टाल रहे हैं या फिर किसी वजह से। तो इज इट ऑल्सो पॉसिबल, कैन वी एटलीस्ट डू अ प्रिलिमिनरी चेकअप और समथिंग लाइक अ बेसिक टेस्ट, तो एटलीस्ट हम कर लें, उसके बाद एटलीस्ट वी डायग्नोज कि हाँ प्रॉब्लम है, देन वी कैन कॉल द पेशेंट टू द क्लिनिक। सर प्राइमरी टेस्ट में भी आप ऑडियोमेट्री करेंगे, करेक्ट? Right. ऑडियोमेट्री जो पेशेंट जिसके लो फ्रिक्वेंसीज बेटर है, हाई फ्रिक्वेंसीज पे हल्का लॉस है, उसको आप नॉइजी एनवायरनमेंट में या फिर रूम एनवायरनमेंट में करोगे तो वो तो वैसे भी डायग्नोस नहीं हो पाएगा, और वो कहेगा कि मैं तो पहले ही बोल रहा था मैं ठीक हूँ, और देखो हेंस प्रूव्ड। जब तक आप वो एकदम स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में लेकर नहीं आएंगे तब तक आप उसका वैसे भी नहीं पता लगा सकते, ठीक है। और साइंस एंड सिम्टम ऑफ हेयरिंग लॉस जो है उस पर आप मेजर करिए, आपके क्वेश्चनर जो है वही बता देगा। पेशेंट से आप पूछिए कि 1-to-1 कम्युनिकेशन में पेशेंट को ठीक सुनता है जब वो लिप रीडिंग कर रहा है, मास्क लगा के अगर कोई बात कर रहा है या फिर कोई दूर से बात कर रहा है तो भी सुनाई देता है, लेकिन समझ में नहीं आता है, 4 लोगों में समझ में आना बंद हो जाता है। तो इस तरह के साइंस, टीवी जो है वो सुनना आपका कम हो जाता है या समझ में आना बंद हो जाता है। शोर में, मार्केट में, यहाँ पे हर जगह आवाज़ आ रही है लेकिन समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। ये एक मतलब एक कॉमन प्रॉब्लम होता है जो एजिंग के साथ आता है, तो उसमें ये सारे कंप्लेंट रहते हैं। तो उस तरह से आप पूछिए, वो खुद ही एक रेट करके बता देते हैं कि हाँ मेरे को कितनी परेशानी है या नहीं है। अगेन अगर प्रॉपर टेस्ट करना है, प्रॉपर हेयरिंग एड, क्योंकि टेस्ट ही खराब हो गया तो सब कुछ ही खराब है। पेशेंट हर रोज आपके पास आ जाता है, आई एम नॉट हैप्पी विद द हेयरिंग एड। वो क्यों हुआ? क्योंकि शुरुआत ही आपने खराब करी थी। एंड आपकी इस बात से आई कैन रिमेंबर वन थिंग, अ लॉट ऑफ पेशेंट्स जो काफ़ी जिसे हम हाई एंड मॉडल्स कहते हैं, काफ़ी अच्छे ब्रांड्स के, उनसे भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। एंड वो हियरिंग एड डेफिनेटली एट पार था टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, बट बिकॉज ऑफ रॉन्ग प्रैक्टिसेस उसको सही से फिट नहीं किया गया। इधर द रॉन्ग मॉडल वॉज सिलेक्टेड और इट वॉज नॉट ट्यून्ड वेल। सो दीज आर, इस तरह की मैल प्रैक्टिसेस से भी आई थिंक पेशेंट्स का एक्सपीरियंस खराब रहता है। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? डेफिनेटली सर, एक तो प्रॉपर टेस्ट होगा तभी पता लगेगा कि आप किस चीज़ के कैंडिडेट हैं। थोड़ा सा और समझ में आ जाता है जब क्या बोलते हैं, जब आप पेशेंट को सामने बैठे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट समझते हैं, तो क्या टेक्नोलॉजी देने की ज़रूरत है और किस तरह की हियरिंग एड देने की ज़रूरत है, तो वो सारी चीज़ें भी हैं। अब काफ़ी सारे पेशेंट होते हैं जो कैंडिडेट है ही नहीं उस टॉप एंड मॉडल के, और तब भी उनको दे दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कैलकुलेटर चाहिए और आप बोलोगे सर दुनिया का बेस्ट कैलकुलेटर दे रहा हूँ, सबसे महंगा, और आप मेरे को एक iPhone 17 Pro दे दोगे उसका ऐप खोल के, ठीक है, काम तो मेरा चल गया, बट
उसकी जरूरत नहीं क्या थी। वो वर्थ था कि इतना पैसा देना एक कैलकुलेटर के लिए जो आपने इसमें खोल दिया, राइट? तो कहने का मतलब है कि कोई आपको, और आपकी बात भी गलत नहीं हुई, सबसे महंगा भी है, सबसे प्रीमियम भी है और कैलकुलेटर भी है, ठीक है? तो इस तरह से बुद्धू बनाया जाता है, ठीक है? तो अगर आपकी कैंडिडेसी जो है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है, कोई अगर वो एनालाइज करके आपको हेयरिंग एड देते हैं कि सर यू आर द कैंडिडेट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर है, बहुत सारी दवाइयां हैं, वो थोड़ी ना बोलेगा कि पूरा मुट्ठी भर के खा लीजिए, इतना mg चाहिए दिन में 2 बार या 3 बार या 1 बार, तो आप ठीक होंगे, राइट। ठीक है? अब आपको ज्यादा प्यार करता हूँ या ज्यादा आपको सर्व करना चाहता हूँ, इसलिए 3 टाइम के लिए दे दूंगा, तो आई एम बिकमिंग हार्मफुल टू यू, ठीक है? तो वो भी नहीं होना है। It will actually hurt me. एग्जैक्टली तो मुझे ये समझ में आना है, इफ आई एम गोइंग टू बी लाइक आई एम अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर फॉर यू और अ सेल्समैन, तो मैं सेल्स की तरह नहीं करूंगा। जिनको आप बुला रहे हो वो देखो ना, वो पहले क्या था, सच में उसने पढ़ाई करी है या कभी मोटर मैकेनिक रहा हो किसी शॉप का, तो ये भी सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। और बेस्ड ऑन दैट कहने का मतलब यही है कि अगर आप प्रॉपर ऑडियोलॉजिस्ट से हेयरिंग एड फिटिंग करवाते हैं, एंड ऑडियोलॉजिस्ट मतलब नॉट ओनली द ऑडियोलॉजिस्ट विद अ डिग्री, ठीक है? इट इज़ द वन हु शुड बी हैविंग अ सेटअप और इंस्ट्रूमेंट अच्छे होने चाहिए। आज की डेट में जो नॉन प्रोफेशनल है या क्वैक्स जिनको बोलते हैं, ठीक है, वो उनको बहुत ज़्यादा बोला जाता है कि ये क्वैकरी के वजह से ऑडियोलॉजी में पेशेंट को Experience ठगा अच्छा नहीं जाता मिलता है है, या फिर satisfied नहीं एक्सपीरियंस होते हैं। अच्छा नहीं। Right. ये उल्टा है सर, यहाँ पे हम ऑडियोलॉजिस्ट जो हैं जो अपना काम जो है वो क्वैक्स की तरह करते हैं, इसलिए आपका एक्सपीरियंस खराब होता है। उनको तो वैसे ही करना था, बिना सेटअप के, बिना कुछ किए, बाइक पे लैपटॉप लेकर चले जाओ, ठीक है? यहाँ पे ऑडियोलॉजिस्ट अपना काम, सो इट इज़ नॉट जस्ट द ऑडियोलॉजिस्ट, इट इज़ द सेटअप, ऑडियोलॉजिस्ट एंड द इंस्ट्रूमेंट, कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट विच आर गोइंग टू हेल्प यू आउट। The whole combination actually एक एक्सपीरियंस को बेहतर बनाता है, नॉट जस्ट वन थिंग। अगर आप सिर्फ एक टॉप एंड का या किसी भी एंड का कोई हियरिंग एड ले लेंगे, अगर आपके पास सेटअप नहीं है, ऑडियोलॉजिस्ट नहीं है, वो एक्सपर्टीज नहीं है, वो ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आई थिंक कई बार ये होता है कि फिटिंग वगैरह सब कुछ अच्छा हुआ, बट फिर वो क्लिनिक ही गायब है, इट इज नॉट एग्जिस्ट। एग्जैक्टली ये होता है, कोई आपके घर पे आ गया और मेरे पास पेशेंट आए हैं ऐसे कि ये भाई साहब आए थे और उन्होंने अभी मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है, और जब मैंने कंप्लेंट किया तो वो नंबर स्विच ऑफ जाने लग गया, फिर वो भाई साहब का भी कोई अता पता नहीं है। मैंने कंपनी में कॉल किया तो कंपनी ने बोला कि ये हमारे ऑथराइज्ड डीलर नहीं है, तो वी कैन नॉट हेल्प यू आउट, बट यस वी कैन रूट इट टू समवन हु इज गुड, और फिर किसी और पे रूट कर दिया गया, ठीक है? देन इस तरह से हमारे पास पेशेंट आए, तो पेशेंट का एक्सपीरियंस तो खराब हो गया। अब पेशेंट को लगता है कि सारे लोग ऐसे करते हैं, तो यस, जैसे आपका चेन है, दिस इज समथिंग विच इज रिलायबल। मैं बोलता हूँ कि ना एक इंडिविजुअल जो है वो तो भाग जाएगा, ये चेन तो नहीं भागेगा, तो वो भी, इस चीज़ की भी एक रिलायबिलिटी होती है, एंड डेफिनेटली इट हेल्प्स द पेशेंट। एज वेल एज जो ब्रांड्स के भी ऑथराइजेशंस हैं, वन क्लिनिक और वन पर्सन इज जस्ट ऑथराइज्ड, एंड देन कंपेयर टू क्लिनिक चेन्स लाइक एसएफएल जिनका डायमंड ऑथराइजेशन होता है, प्लेटिनम ऑथराइजेशन होता है, वी फॉलो दोज काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस जो सिग्निया, फोनेक, इस तरह की बड़े ब्रांड्स ने लेड आउट कर रखी है। आई थिंक दैट मेक्स डिफरेंस। डेफिनेटली इट डस। एक तो आपका फ़ायदा ये हो जाता है कि फॉर एग्जांपल नवाज, यू आर फ्रॉम एसएफएल एंड आई एम द वन हु इज़ रनिंग सिंगल क्लिनिक। आपका पेशेंट जो है वो इंडिया में कहीं से भी सर्विस ले सकता है, राइट? आपके किसी भी सेंटर में जाके मेरे पेशेंट को मेरे पास ही आना पड़ेगा। आ जाते हैं वैसे, लेकिन एक ये डिफरेंस हो जाता है, ठीक है? दूसरा हो जाता है कि मेरे यहाँ पे आई एम द वन एंड एक मेरा रिसेप्शनिस्ट है, आपके यहाँ पे पूरी सेना है, कभी भी पेशेंट कॉल करता है, यू आर हैप्पी टू हेल्प, तो कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं, ठीक है? बट यस, वो फ़र्क रहता है, पेशेंट हैज़ टू डिसाइड कि उसको क्या समझ में आ रहा है। बट अगर मैं पेशेंट होता तो मैं अपनी दुकान की जगह शायद आपकी जगह से लेता, क्योंकि आई विल बी गेटिंग मोर बेटर सर्विसेज, दिस इज अ ट्रू ओपिनियन, प्रोवाइडेड ऑडियोलॉजिस्ट, सेटअप एंड द इंस्ट्रूमेंट। The instrument has to be perfect. Yes. And the services after sales. Yes, that is something which cannot be ignored. बिकॉज कई बार ये होता है सर कि इट्स नॉट अ वन टाइम ट्रांजेक्शन। जैसे आपने कहा कि एक ऑडियोलॉजिस्ट का और एक पेशेंट का रिलेशन काफ़ी आगे तक लंबा होता है। आई थिंक इट्स अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ थिंग, इट्स अ लाइफ टाइम कमिटमेंट। आप आगे भी हियरिंग एड चेंज करेंगे, अपग्रेड करेंगे, हियरिंग एड का भी एक लाइफ होता है। एंड अगर हम ऐसी जगह से हियरिंग एड
परचेज कर लेते हैं, दैट्स नॉट दैट्स नॉट अ क्लिनिक एक्चुअली. तो इट्स अ वन टाइम थिंग, वन टाइम ट्रांजेक्शन. उसके बाद देर इज़ नथिंग. उसके बाद आई थिंक हमारी अपॉइंटमेंट को भी प्रायोरिटी नहीं मिलेगा. आई डोंट नो वो ऑडियोलॉजिस्ट मुझे देखे भी या नहीं देखे, या उसका असिस्टेंट मुझे देखेगा. एग्जैक्टली, दिस हैपेंस. मैं जब शुरू में मैंने अपना प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू किया था, तो मैं कहता था शायद मैं सेकंड ओपिनियन हूँ क्या, क्योंकि लोग आ जाते थे भूले भटके, और जिनको शुरू में सर्व किया अच्छे से अभी भी वो कांटेक्ट में हैं. अगर देख रहे होंगे तो शायद कमेंट भी करेंगे. बट यस, इट हैपेंस. पेशेंट का आपका लॉन्ग टर्म का नहीं, लाइफ टाइम का एसोसिएशन रहता है. एंड ट्रस्ट भी उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. देर इज़ वन थिंग कॉल्ड जस्ट स्वीट स्वीट प्रोमिसेस कि आपने एक बार हियरिंग एड ले लिया है, सब सर्विस मिलेगा, ये होगा वो होगा. एंड देन देर आर ऑथोराइज्ड reputed clinic chains जिसमें everything is written, because unless and until you have written promises of those services, आपका कुछ भी entertain नहीं होने वाला है. I think most often than not यही सिनारियो होता है. सेल्स के टाइम में तो सारी promises किए जाते हैं कि 10 साल इंश्योरेंस मिलेगा, 10 साल वारंटी मिलेगी, घर पे आएंगे जब बुलाएंगे. एंड ऑन ग्राउंड ऐसा नहीं होता है. पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, जैसे आपने कहा कि ब्लॉक कर दिया है मुझे, आई डोंट नो वेयर टू गो. फिर वो ब्रांड्स में मेल लिख रहे होते हैं. ब्रांड्स भी क्या करेंगे, ब्रांड्स उनको सिर्फ राउट कर रहे होते हैं किसी और क्लिनिक चेन के ऊपर. और फिर आप बोलेंगे कि इस गैप को भरने के लिए आता है साउंड फॉर लाइफ. एग्जैक्टली. सर एक और क्वेश्चन था जो जनरली हमारे पेशेंट्स जो हमें किसी और कंट्री से स्पेशली फॉलो कर रहे होते हैं, या फिर उनके पेरेंट्स कहीं पे यहाँ पर रहते हैं, या फिर बच्चे बाहर रहते हैं, उन लोगों का होता है कि वेस्ट में और इंडिया में हियरिंग एड के प्राइसेस में डिफरेंस होता है. तो इज़ इट नॉट वाइज कि हम वहाँ से परचेज कर लें और सर्विसेज हम यहाँ पर ले लें? तो वहाँ पर हियरिंग एड का प्राइस मुझे सस्ता मिल रहा है किसी XYZ कंट्री में, फिर मैं यहाँ पर आके सिर्फ सर्विसेज ले लूँगा. ये अब नहीं है, पहले था. ऑन हायर एंड्स, जब हायर एंड्स जो थे वो यूएस में आपको सस्ते मिल रहे थे, इंडिया में कम थे. अब शायद आप देखेंगे ग्लोबल प्राइसेस तो मोर और लेस दे आर मैच्ड. ठीक है, तब भी एक पेशेंट को लगता है कि मैं विदेश से लेकर आ जाऊँ, तो वो कंपनीज के जो पॉलिसीज होते हैं कि ग्लोबल वारंटी, कहीं पे ले भी ग्लोबल वारंटी 1 साल की होती है. फॉर एग्जांपल आपने हायर एंड हियरिंग एड ले लिया जिसके 3 साल या 4 साल की वारंटी है, उसका ग्लोबल वारंटी 1 साल होगा. आपने यूएस में हियरिंग एड खरीदा, इंडिया में आपको पहले साल की वारंटी मिलेगी, एंड दैट्स इट. उसकी बेशक 4 साल की वारंटी रही होगी, वो 3 साल आपके लैप्स हो गए. दिस इज वन, इसका नुकसान है. दूसरा, अगर आप वहाँ से हियरिंग एड फिटिंग करवा के लेकर आ रहे हैं तब तो ठीक है कि सब कुछ है. यहाँ पे अगर आप ब्लैंक हियरिंग एड लेकर आ रहे हैं तो दैट इज अगेन अ चैलेंज कि आप किससे उसकी प्रोग्रामिंग करवाएंगे. ठीक है, अगर आप प्रोग्रामिंग कराने के लिए किसी क्लिनिक पे जाते हैं तो क्लिनिक के भी देर आर चार्जेस, क्योंकि जो आदमी एक 15 लाख का सेटअप डाल के, 10 लाख के इंस्ट्रूमेंट डाल के और खुद को भी 5-6 साल जला के प्रैक्टिस करके आया, तो ही इज गोइंग टू आस्क यू फॉर द फीस मतलब कि सर्विस जो भी आपको प्रोवाइड करेगा उसके लिए. तो मोर और लेस आप समझिए कि बराबर ही हो जाता है. इंडिया में नॉर्मली इट इज़ नॉट अ थंब रूल, बट इट्स अ काइंड ऑफ कॉमन प्रैक्टिस कि जिससे आप हियरिंग एड लेते हैं तो हियरिंग एड्स आर द पार्ट ऑफ दैट, द होल बंडल इज देयर एक्चुअली, जिसमें आपका सर्विसेज आर इंक्लूडेड विद द इंस्ट्रूमेंट. तो आपको ये थोड़ा सा एक आराम मिल जाता है कि कल को आपको कोई प्रॉब्लम भी आती है तो यू कैन गो टू द पर्टिकुलर क्लिनिक और आप बोल सकते हैं कि थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, और जहाँ से आपने लिया था दे ऑल्सो लाइक दे आर वेरी कंफर्टेबल. वो आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे मैं पर्सनली बोलता हूँ पेशेंट को, एक पेशेंट है मेरे पास 5 या 6 बार आ गए थे मेरे पास, एंड दैट मैम सेड कि मुझे अच्छा नहीं लगता आपके पास बार बार आने के लिए. दिस हैज हैपेंड लास्ट वीक इटसेल्फ. तो मुझे अच्छा नहीं लगता बार बार आने के लिए. आई वाज लाइक कि मैम अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो इसमें आपकी प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज समथिंग विच इज़ माई फेलियर जो मैं आपको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा हूँ. ठीक है, तो वो भी थोड़ा सा ऐसे इमोशनल हो गया था उनके लिए. एंड मेरी एक ख़राब बात है कि कोई सामने से रोता है तो मैं कुछ बोल नहीं पाता हूँ, मैं बस टिश्यू पेपर आगे कर देता हूँ, पानी देख लेता हूँ. बट वी अंडरस्टूड ईच अदर कि हाँ ठीक है, मैं आप पे बर्डन नहीं हूँ और आप मेरे पे नहीं हो. दिस इज़ माई वर्क एंड यू आर नॉट कमिंग फॉर पासिंग योर टाइम. आप आ रहे हो मेरे पास, अभी हो गया, ठीक है, अभी ठीक है मैम. तो ये सारी चीज़ें जो है वो मेरे लिए बर्डन कब बनेगी, व्हेन आई हैव नॉट डिस्पेंस्ड यू द हियरिंग एड. ठीक है, और बार बार मैं आपको अगर सर्विस दे रहा हूँ विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ दैट बंडल,
तो मेरे को भी बार-बार आपसे कंसल्टेशन लेना पड़ेगा। मैं हर बार 1500 रुपए लूँगा आपसे और अगर आप मेरे पास 10 बार आ गए, आपके 15,000 रुपए तो मैंने ऐसे ही ले लिए, राइट? आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इट इज़ वाइज़ टू गेट द हियरिंग एड फ्रॉम योर लोकल इटसेल्फ। True. और इसमें सर एक ओवर द काउंटर हियरिंग एड्स भी वेस्ट में काफ़ी स्पेशली काफ़ी बड़े ब्रांड्स भी आजकल अपने ईयरबड्स वगैरह हैं उसमें ये फीचर दे रहे हैं, तो हाउ प्रैक्टिकल इज दैट, लाइक कैन पीपल जस्ट ऑप्ट फॉर इट, तो व्हाई देयर इज नीड फॉर दीज हाई एंड मेडिकल इक्विपमेंट टाइप हियरिंग एड्स? यस, इन इंडिया एंड वेस्टर्न में बात करते हैं, एफडीए हैज अप्रूव्ड ओवर द काउंटर हियरिंग एड्स विच आर पॉपुलर, बट अगर आप देखेंगे तो ओटीसी हियरिंग एड्स जो हैं वो उतना ज़्यादा सक्सेसफुल रेट नहीं दिखा रही हैं। एंड ऑल्सो यू कैन यूज योर एयरपोर्ट्स विथ आईफोन एंड यू कैन कन्वर्ट द एयरपोर्ट्स इनटू हियरिंग एड्स, ये भी है। यहाँ पे रुकते हैं, कमिंग बैक टू इंडिया। इन इंडिया कोई भी हियरिंग एड आप देख लीजिए, एवरी हियरिंग एड्स आर ओवर द काउंटर हियरिंग एड, कुछ भी कैसे भी जा रहा है, राइट? बट अगेन इंडिया में भी अगर आप एज पर एनी लॉ या फिर कोई ऐसी गाइडलाइंस है, सो देर इज नथिंग कॉल्ड ओवर द काउंटर हियरिंग एड इन इंडिया टिल नाउ, ठीक है? अब अगर आप एप्पल का यूजेज बोलोगे, फॉर एग्जाम्पल एज एन ऑडियोलॉजिस्ट मुझे मालूम है कि कहाँ पे मेरे को आपको ओपन फिट देना है, कहाँ पे मैंने आपको ईयर कनाल को ऑक्लूड करना है, कहाँ पे माइल्ड रखना है, ठीक है? आपका जो ईयर कनाल है उसको भी मेजर करते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको हियरिंग एड लगाया जाता है। यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक सोल्यूशन है, एक ईयरबड है, वो आपके कान में ईयरपॉड डाल दिया जाता है जो कि आपकी ईयर कनाल को ऑक्लूड कर देता है, which becomes very like which gives you a very limited kind of amplification या फिर benefit, जिसमें क्या होता है कि आपने हियरिंग एड आवाज़ को ऊंचा तो कर लिया, नॉइस कैंसिलेशन का फीचर है, स्पीच एनहांसमेंट का है, अपना ऑडियोग्राम आपने उसमें फीड किया, आपको आवाज़ आने लग गई, बट वो आपको एक लॉन्ग टर्म का बेनिफिट नहीं मिलेगा देगा। तो आप क्या करोगे, जब बात करने के लिए लगा लिया फिर निकाल लिया। वी एज एन ऑडियोलॉजिस्ट हम लोग कहते हैं कि ना, हियरिंग एड अगर सोने में आप लगा रहे होते, सोते टाइम अगर आप हियरिंग एड लगाते और टूटती नहीं, फिजिकल डैमेज नहीं होता, तो हम कहते हैं कि हियरिंग एड लगा के सो जाइए। अगर पानी से खराब होने का रिस्क नहीं होता या ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल होता, तो हम कहते हैं कि पूरे 24 घंटे हियरिंग एड आप लगा के रखो, नहीं निकालना। 2 हफ्ते तक किसी से बात नहीं करना, तो भी हियरिंग एड लगा के रखो। ये आवाज़, छोटी आवाज़, हल्की आवाज़, एनवायरमेंटल आवाज़ है, चिड़िया के चप, सब आपको सुनने की ज़रूरत है। इट इज़ नॉट ओनली द स्पीच साउंड, आपको सब कुछ सुनना है। 24 घंटे हियरिंग एड लगा के रखो। एयरपॉड प्रैक्टिकल नहीं है कि आप कितना लगा के रखोगे, दिस इज नंबर 1। नंबर 2, फिटिंग इज नॉट ऑप्टिमम। हियरिंग एड्स आर एक्चुअली मेंट फॉर समथिंग जो कि आपको बहुत अच्छे से आपको कंफर्टेबल भी रखता है कि आप लंबे टाइम तक लगा सकते हैं। थर्ड थिंग इज द टेक्नोलॉजी। हियरिंग एड्स की टेक्नोलॉजी आर एक्चुअली सो बियॉन्ड कि अभी जो एयरपॉड्स जो है उनको शायद मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल 10 साल का पुराना इन्होंने डेटा जो है एआई में, जिसको हम एआई बोलते हैं, वो सारा इंक्लूड करके अभी लेटेस्ट हियरिंग एड्स निकाली हैं जो कि आपके बिल्कुल छोटे छोटे चेंजेस इन एनवायरमेंटल साउंड जो है उसके बेसिस पे भी आपको चेंज करती है, आवाज़ को चेंज करती है, विच गिव्स यू एन ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच एंड एवरी साउंड। सारी चीज़ें आपके कान के अंदर क्रिस्प एंड क्लियर आ सकती हैं इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ गुड हियरिंग एड, राइट? मेरे को एक पेशेंट ने बोला था ना अभी थोड़े दिन पहले कि फॉर द फर्स्ट टाइम लेटेस्ट हियरिंग एड दी थी, आई वोंट टेल यू द ब्रांड नेम, लेटेस्ट हियरिंग एड दी थी और उसने बोला कि फॉर द फर्स्ट टाइम आई कैन हियर यू वेरी कंफर्टेबली इन प्रेजेंस ऑफ दैट लेवल ऑफ बैकग्राउंड साउंड, जब मैंने डेमोन्स्ट्रेटर पे बहुत ज़्यादा शोर कर दिया था। तो राइट, कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ये सारे जो फीचर्स हैं जो कि पिछले काफ़ी सालों से हियरिंग एड्स यूज़ कर रहे हैं विद द मशीन लर्निंग, एआई वगैरह, ये सारी चीज़ें, वो अभी ओवर द काउंटर मुश्किल है। और एक बात कि इंडिया में भी ओवर द काउंटर हियरिंग एड्स की एक कंपनी आई थी और उसने वो नहीं ज़्यादा चल पाई, तो दे हैव विड्रॉन और वो चले गए। नेकबैंड की तरह एक प्रोडक्ट था, तो वो भी नहीं चला है। एयरपॉड भी अभी तक पॉपुलर हो जाने चाहिए थे, लेकिन वो भी अभी पॉपुलर नहीं है और कुछ इनकी स्टडीज़ भी आई है जो कि बता रहे हैं कि ओवर द काउंटर हियरिंग एड्स या एयरपॉड्स वगैरह जो है वो इतने पॉपुलर नहीं हो पा रहे हैं। सो देयर आर लिमिटेशंस और हियरिंग एड के बराबर आने में अभी टाइम है। सो इन जनरल वी कैन सी कि टेक्नोलॉजी, चाहे वो एयरपॉड्स या किसी भी ओटीसी हियरिंग एड के फॉर्म में हो या फिर जो एक्चुअल मेडिकल ग्रेड हियरिंग एड्स होते हैं टॉप ब्रांड्स के, उनके फॉर्म में हो, चाहे वो कितना ही प्रोग्रेस करे,
will it be able to replace, will it be able to be on their own without an audiologist, without a setup, without a clinic, or that will always be needed? Sir, there is a difference. Like if someone has studied a particular domain for years, so definitely आप ऑडियोलॉजी में नहीं, किसी भी सेक्टर में देख लीजिए, ठीक है. अगर मुझे मालूम है कि आई कैन फिक्स माई टैप, जो कि मेरा प्लम्बर भी कर देता है और मैं भी कर देता हूँ, तब भी मैं नहीं कर पाता हूँ. ये तो बहुत ऐसी चीज़ है कि कुछ है ही नहीं. व्हेन इट कम्स टू योर हेल्थ, और यहाँ पे वी आर द वन हु आर नॉट ओनली टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ, बट ऑल्सो द टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो लाइक विच इज बीइंग ब्लेंडेड. मेरे को आपके कानों का स्वास्थ्य भी देखना है और आपके आवाज़ भी उस तरह का प्रोवाइड करना है. तो दैट बिकम्स प्रैक्टिकली डिफिकल्ट फॉर एन इंडिविजुअल कि अपने आप को खुद टेस्ट भी कर ले, अपने कानों के स्वास्थ्य को भी बचा ले या मेंटेन कर ले, और अपने आप को अच्छी आवाज़ भी सुना ले. अगर आप कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है. दूसरा, यू हैव टू मॉनिटर. अब मॉनिटर करने के लिए फिर दोबारा यू नीड अ काइंड ऑफ सेटअप. तो सिर्फ आपकी स्किल्स नहीं है, अगर आप वो भी हो गए तब भी आपको सेटअप चाहिए. वो सेटअप कहाँ से लेकर आओगे? हाँ, शांत रूम में अपना टेस्ट कर लो, ये सारी चीज़ें हैं, तो वो आप जुगाड़ से तो कुछ भी चलता है. मैं पेशेंट को बोलते ही हूँ कि अगर इतना आपको हैक लगाना है तो द सिंपलेस्ट हैक इज लोगों को बोलो ऊंचा बोल ले, तब भी तो काम चल रहा है. इतने हैक क्यों लगा रहे हो? It's free of cost. दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. तो आज हमने बहुत ही इन डेप्थ में डिस्कशन किया बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स के ऊपर में, जिनके ऊपर एक ऐसे एक्सपर्ट का ओपिनियन, एक ऐसे एक्सपर्ट की राय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कई बार पेशेंट को नहीं पहुंच पाती है. हियरिंग एड्स के बारे में, हियरिंग एड के फीचर्स के बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती है. तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, मैं थैंकफुल हूँ. थैंक यू सो मच सर यहाँ आने के लिए, एंड इतनी सारी वैल्यूएबल इंसाइट्स पेशेंट्स के साथ और भी फेलो ऑडियोलॉजिस्ट के साथ. आई एम श्योर बहुत सारे ऑडियोलॉजिस्ट भी हमें देख रहे होंगे, उनके साथ भी शेयर करने के लिए. एंड डेफिनेटली पेशेंट्स या उनके रिलेटिव्स जो देख रहे हैं, उनको एक बहुत हेल्प मिलेगी सही डिसीजन लेने में, सही क्लिनिक के साथ, सही ऑडियोलॉजिस्ट के साथ जाने में, एंड एंड ऑफ द डे अपनी लाइफ के साउंड्स को बेटर सुन पाने में. थैंक यू सो मच सर. यू आर मोस्ट वेलकम नवाज. मुझे आके बहुत अच्छा लगा, एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस माई सेल्फ. बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छी है, ख़राब लगेंगी, बट द गोल इज़ टू सर्व द पेशेंट विथ हेयरिंग लॉस. उनको एथिकली हम लोग ट्रीट कर पाएँ, और अगर ये हो जाता है तो हमारा पर्पस इस पॉडकास्ट का सक्सेसफुल हो जाएगा. थैंक यू. कान में छेद. आपका क्वेश्चन क्या था उससे में? उस पेशेंट की जर्नी की मेरा क्वेश्चन था सर. अच्छा, कि कान के पर्दे में जिसको छेद होता है उसको जर्नी क्या? कान में छेद होता, घबराना नहीं है. कान में सबके होता है. कान में छेद नहीं है तो घबराने की बात है. रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के लिए जाना पड़ता है. करें शुरू? पहले डिस्कस कर ही लेते हैं, फिर उसके बाद क्लिनिकल प्रैक्टिस पे आ जाएंगे. अरे आप बोल दीजिए, जो फ्लो में आएगा हम भी बोल देंगे, जो सुनने वाला होगा वो कंज्यूम कर लेगा. ये मैं इंटेंशनल BTS बना रहा हूँ अपना.